हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन ड्राइव करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने यूनिट वेक्टर्स अलोंग रेडियल एक्सेस एंड टेंजेंशियल एक्सेस फाइंड आउट किए थे। उनका यूज़ करके अब हम लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन ड्राइव करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या है? रिलेशन between linear acceleration and angular acceleration and angular acceleration। तो बेटा उसके लिए मैंने जैसे पीछे आपको बताया था कि दो यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, सर्कल में मूव करती है। इस सर्कल का मैंने ये सेंटर कंसीडर कर लिया ओ। मान लेते हैं किसी टाइम पे बॉडी कहाँ पे पहुंचती है, पी पॉइंट पे पहुंचती है, ठीक है ना। तो इसका जो यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस वेक्टर है वो हम ई आर कैप से डिनोट करते हैं। वो इस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में मैंने इसे बनाया है, ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ रेडियस। दूसरा होता है टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, यानी टेंजेंट के अलोंग होता है, ठीक है ना। मान लो बॉडी जो है एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में मूव कर रही है, तो उसके टेंजेंट के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। दो एक्सेस हम लेते हैं, एक रेडियल एक्सेस लेते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेस लेते हैं। रेडियल एक्सेस की डायरेक्शन जो है वो आर है, ई आर कैप बताता है, और टेंजेंशियल एक्सेस की जो डायरेक्शन है वो कौन बताता है? ई टी कैप। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ई आर कैप जो होता है वो किसके इक्वल हमने फाइंड आउट किया था? आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से बेटा हमने टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया था, ये किसके इक्वल किया था? माइनस आई कैप साइन थीटा माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा। इन दो यूनिट वेक्टर्स का यूज करके हम रिलेशन ड्राइव करेंगे लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में। जैसे बेटा हमें मालूम है कि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या है? ओपी वेक्टर है। ओपी वेक्टर किसके इक्वल दिया है? मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है इसकी? क्योंकि ये रेडियस के अलोंग हमने पोजीशन ली है इसकी, तो ये आएगा ई आर कैप। ई आर कैप जो है पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। तो ओपी मान लेते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर यानी कि रेडियस वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है? आर वेक्टर के इक्वल है। आर वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? आर इंटू ई आर कैप, क्योंकि यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड लेना है। और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, बेटा हमें क्या मिलेगा? डी आर वेक्टर ओवर डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी आर इंटू ई आर कैप। आर देखो जब टाइम पास करता है, बॉडी आगे को मूव करती है, रेडियस वेक्टर तो चेंज होता है मगर उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट आर कांस्टेंट है, इसलिए इसे डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे। तो हमारा देखो क्या बन जाएगा, यहाँ इस तरफ लिख लेते हैं। हमारा क्या बन जाएगा? डी आर वेक्टर ओवर डी टी इज इक्वल टू आर बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ई आर कैप का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डी आर वेक्टर ओवर डी टी क्या आ जाएगा? वेलोसिटी वेक्टर। आर डी बाई डी टी डी ओवर डी टी। ई आर कैप किसके इक्वल है? आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। अंदर डिफरेंशिएशन ले जाओ, क्या बन जाएगा? आई कैप कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा की डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर प्लस आगे साइन थीटा की करनी है तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे पास ये बन जाएगा। इसे अगर हम थोड़ा सा ओपन करके लिखें तो क्या बनेगा? माइनस आई कैप साइन थीटा
प्लस जे कैप कॉस थीटा। ये देखो डी थीटा ओवर डी टी तो कॉमन है, ये मैंने बाहर निकाल लिया, ऐसे बन ये बन गया। तो ये देखो माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा क्या है, ये देखो माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा क्या है, ई टी कैप है। सो ई टी कैप आ जाएगा। तो क्या बनेगा फिर, ये क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ तो स्पेस कम है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं। क्या आ जाएगा हमारा फिर, v वेक्टर इज इक्वल टू r, आगे क्या आएगा ई टी कैप, और ये यहाँ पे क्या है डी डी थीटा ओवर डी टी लिखना था, डी थीटा ओवर डी टी, डी थीटा ओवर डी टी, ये बन गया। ये क्या बनेगा, डी थीटा ओवर डी टी क्या होता है ओमेगा, ये बन गया ओमेगा आर ई टी कैप, ये आ गया, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ठीक है ना। सो हमें मालूम नहीं है बेटा कि अगर मैग्नीट्यूड लेना हो, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड लेना हो वेलोसिटी वेक्टर का, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे v, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा ओमेगा, फिर डायरेक्शन ही ना लेंगे, ये ई टी कैप इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं। तो यही रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, हमने पिछले लेक्चर में किया था। और ये देखो लीनियर वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन क्या बता रहा है, ई टी कैप के अलोंग, और ई टी कैप की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द टेंजेंट। इसका मतलब है कि लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंट के अलोंग एक्ट करती है, टेंजेंट के अलोंग। तो ये यही होता है, ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब है ये रिलेशन हमारा जो यहाँ पे है ये बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन नहीं ड्राइव करना, हमने एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर एक्सेलरेशन का करना है। सो क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो फिर करो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलेगा। तो मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ ब्लैक बोर्ड पे, साफ कर लेता हूँ इसे, ठीक है ना, फिर करते हैं। तो बेटा जिस तरह से हमने वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट, इसको पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट किया था, सेम उसी तरह से वेलोसिटी वेक्टर को भी डिफरेंशिएट करना है। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलेगा हमें, dv वेक्टर ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt, अंदर क्या है ओमेगा r ई टी का, ये मिलेगा। अब मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो r है ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, ओमेगा और ई टी कैप की डिफरेंशिएशन होगी। सो मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगा लेते हैं, पहले ही टर्म की डिफरेंशिएशन, दूसरी टर्म एज इट इज, फिर प्लस डाल के फर्स्ट टर्म ऐसे लिख लेनी है, और फिर सेकंड टर्म की डिफरेंशिएशन ये कर लेनी है, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ गया, डी ओमेगा ओवर डी टी ई टी कैप, और इसको कैसे लिखेंगे, डी ओवर डी टी ई टी कैप। बेटा इसकी वैल्यू मैंने अभी लिखी थी, क्या थी, माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा, ये लिखी थी। तो ये लिख दी। अब फिर ये क्या आ जाएगा, आर इंटू डी ओमेगा ओवर डी टी से एज इट इज लिख लेते हैं, और आगे वाली टर्म क्या बन जाएगी, अंदर डिफरेंशिएशन को ले जाओ, माइनस आई कैप साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन, ये बन गया, ठीक है। तो अब r से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा r इंटू डी ओमेगा ओवर डी टी ई टी कैप प्लस ओमेगा r, ठीक है। इसको अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया, r को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा r, ये देखो यहाँ पे डी थीटा ओवर डी टी जो कॉमन है ये मैंने बाहर निकाल लिया, ये माइनस का साइन भी कॉमन है वो भी मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या रह जाएगा हमारा रह जाएगा आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, ठीक है, ये रह जाएगा। ये आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू है, ई आर कैप की वैल्यू है, मैंने अभी लिखी थी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ई आर कैप लिख देंगे, क्योंकि ये ई आर कैप की वैल्यू है। तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा आर, ठीक है। डी थीटा ओवर डी टी क्या होगा,
ये भी ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, और ये क्या है, ईआर कैप हो गया। ठीक है, तो ये फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी वो लिख लेते हैं। तो जिस चीज, अब यहाँ पे देखो ओमेगा जो है, ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही आ जाएगी, आर डी ओमेगा ओवर डी टी, ई टी कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप। ठीक है ना, और इस तरफ क्या आ जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन। सो ये देखो, इसका मतलब है कि लीनियर एक्सेलरेशन जो है ये दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, यानी कि दो कंपोनेंट का ये रिजल्टेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट जो आता है, ये देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये ईटी कैप की डायरेक्शन के अलोंग है, यानी कि टेंजेंट के अलोंग है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलेंगे, इसे एटी लिख लेंगे। और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन देखो ई आर कैप वाली डायरेक्शन है, ई आर कैप वाली डायरेक्शन है, और माइनस का साइन क्या शो करता है कि ई आर कैप जिस तरफ को बढ़ रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन है। ई आर कैप की क्या डायरेक्शन है, अलोंग द रेडियस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सो इस कंपोनेंट की क्या डायरेक्शन होगी, यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर आर की क्या डायरेक्शन होगी, अलोंग द रेडियस इन इनवर्ड डायरेक्शन। ये आउटवर्ड को डायरेक्शन है ई आर कैप की, तो इसकी क्या होगी, इनवर्ड को होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। माइनस साइन शो करता है कि इस कंपोनेंट की डायरेक्शन ई आर कैप के अपोजिट होगी बिल्कुल। तो ये कंपोनेंट किस तरफ होगा, अलोंग द रेडियस है इन इनवर्ड डायरेक्शन, तो इसे क्या लिख लेंगे, ए आर लिख लेंगे। इसे हम सेंट्रीपिटल कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके पैरों में सी लिख देते हैं, सेंट्रीपिटल कंपोनेंट। ठीक है ना, सो एसी लिख देते हैं इसके पैरों में। तो ये देखो हमने किया ही था, क्या किया था कि बी किसके इक्वल होता है, ओमेगा आर के इक्वल होता है। ठीक है, सो इधर देखो आर कांस्टेंट है, तो इसे हम डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाएं चाहे बाहर ले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, आर को इसके अंदर ले जाओ, क्या बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ओमेगा आर ई टी कैप। ठीक है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप। देखो ओमेगा आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बी लिख सकता हूँ, ये बी लिख दूंगा इसकी जगह पे। देखो तो फिर फाइनल रिलेशन क्या हमारा आ जाएगा वो मैं अब लिख दूंगा। सो हमारा फाइनल रिलेशन फिर आ जाता है ए वेक्टर इज इक्वल टू डीवी ओवर डी टी ई टी कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप। ठीक है, ये हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट, और ये हमारा हो गया सेंट्रीपिटल कंपोनेंट हो जाता है। ठीक, तो ये बन गया। तो इधर देखो कि इफ बॉडी is having uniform circular motion that its linear velocity is constant, then अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि मान लो कि बॉडी का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होता है, जब इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मान लो इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उस वक्त क्या होगा कि लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और डीवी ओवर डी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन फिर किसके इक्वल आ जाएगी, ये फर्स्ट टर्म जीरो हो गई, तो ये आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप। ठीक है ना, तो यानी कि सारी की सारी एक्सेलरेशन जो है वो कौन सी एक्सेलरेशन हुई, फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। कहने का मतलब है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पोजेस करती है तो उसमें सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होती है, कौन सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है बेटा। और वो कैसे एक्ट करती है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर एक्ट करती है। मगर
अगर बॉडी का मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती है, तो फिर एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगी? फिर एक्सेलरेशन इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम अब कैसे कर सकते हैं, डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर इसको मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो बेटा ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखो, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये पॉइंट P था, जैसे यहाँ पे P पॉइंट मैंने बनाया हुआ है। तो ये देखो, ये पहला कौन सा कंपोनेंट? टेंजेंशियल कंपोनेंट, जो कि किस तरफ एक्ट करेगा? टेंजेंट के लॉन्ग एक्ट करेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है ET कैप की तरफ। ये बन गया टेंजेंशियल कंपोनेंट। और एक कंपोनेंट है सेंट्रीपिटल कंपोनेंट, जो लॉन्ग द रेडियस एक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर, यानी AR इस तरफ आ जाएगा। ठीक है ना? तो नेट एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगी? वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, और वो ऐसे एक्ट करेगी, इस तरफ आएगी, ये नेट एक्सेलरेशन बन जाएगी। मान लेते हैं कि ये इसके साथ कितना एंगल बनाती है? अल्फा एंगल बनाती है। और अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो आपने, तो ये देखो, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यहाँ ये मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो आपने टेंजेंट अल्फा ले लेना। सो टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ये देखो 80 के, देखो परपेंडिकुलर किस तरफ है? जिस तरफ 80 है। तो यानी कि परपेंडिकुलर किसके इक्वल ले लेंगे हम? 80 के इक्वल ले लेंगे। और बेस किसके लॉन्ग है? AR के लॉन्ग है, तो बेस क्या ले लेंगे? AR ले लेंगे। 80 किसके इक्वल है? 80 की वैल्यू है dV ओवर dt, और AR की वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर R। तो यहां से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं जो लीनियर एक्सेलरेशन बनाती है विद द रेडियल वेक्टर। ठीक है, अब देखो इस वाले रिलेशन को, यहां तक तो आपको समझ लग गया होगा। अब मैंने इसका जो हेडिंग है वो क्या लिखा है? लीनियर रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन है कहाँ यहाँ पे पूरे रिलेशन में, वो हम बात करेंगे। तो ये जो मैंने रिलेशन लिखा था, ये वाला रिलेशन हम दोबारा लिख लेते हैं, ये वाला रिलेशन दोबारा देखेंगे। देखो इस रिलेशन पे दोबारा आ जाओ, तो क्या हमें पता लगता है? ये डी ओमेगा ओवर dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बन जाएगा? ये देखो A वेक्टर इज इक्वल टू R अल्फा ET कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर R ER कैप। ठीक है, सो ये अल्फा क्या है? ये एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना? सो ये रिलेशन बनता है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में, हमारा ये रिलेशन बन जाता है। ठीक, तो इस तरह से बेटा हम लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं। तो देखो जैसे मैंने यही आपको बताया कि जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो दो तरह की उसमें एक्सेलरेशंस होती हैं, एक तो टेंजेंट के अलॉन्ग होती है और एक सेंटर के अलॉन्ग होती है। अगर तो बॉडी की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, यानी उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है या कम हो रही है, तो दोनों कंपोनेंट होंगे। मगर अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलेट हो रही है तो उसका फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाता है, टेंजेंट के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं आती। तो एक्सेलरेशन सारी की सारी किस तरफ आती है? सेंटर के अलॉन्ग आती है, अलॉन्ग द रेडियस, और उस कंपोनेंट को हम क्या कह देते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और वही कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, ठीक है ना, जो रिस्पॉन्सिबल बनता है फॉर द बॉडी टू मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ। ठीक है ना, क्योंकि जब बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो उसमें एक एक्सेलरेशन आएगी सेंटर के अलॉन्ग। तो बॉडी में एक्सेलरेशन कब आती है? जब उस पर फोर्स एक्ट करती है। तो फिर कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।